गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे रासायनिक संयोग के नियम और आज हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और देखेंगे एवोगैड्रो की परिकल्पना। ये दो टॉपिक आज इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं ये साइंस गुरुकुल नारायणपुर के द्वारा संचालित की जा रही हैं और आपको इन क्लासेज का लाभ उठाना है। इन क्लासेज को आपको नियमित रूप से अटेंड करना है। ये जो वीडियो हैं इनको नियमित रूप से देखना है, ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो 11th क्लास का पहला चैप्टर है। उसका लेक्चर नंबर 4 है आज और इसमें हम बात कर रहे हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ठीक है, तो क्या कहा डाल्टन ने? देखो, डाल्टन ने 1808 में यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था सबसे पहले। वैसे तो सबसे पहले कहा जाता है कि हमारे भारतीय ऋषि थे कणाद। कणाद ने परमाणु के सूक्ष्मतम कण की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पदार्थ जो है ना वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है और उन सूक्ष्म कणों को कणाद ने परम अणु कहा था। ठीक है, और बाद में डाल्टन ने 1808 में ये सिद्धांत दिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन क्या कहता है इस सिद्धांत में, क्या क्या बातें उसने बताई? तो देखो, क्या पहली बात तो क्या कहता है डाल्टन कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से। पदार्थ सूक्ष्मतम यानी छोटे से छोटे ऐसे कण जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये बात बताई किसने? डाल्टन ने। कहने का मतलब, जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं बार बार, तो लास्ट में ऐसा कण आएगा जो बहुत छोटा होगा और जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता हो, वही क्या है? परमाणु। ठीक है, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या होता है? परमाणु होता है। पदार्थ सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर के बनता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु यानी एटम। और क्या कहा डाल्टन ने कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक ही तत्व है, एक प्रकार का तत्व है, तो एक तत्व के सभी परमाणु क्या होंगे? समान होंगे। समान का मतलब उसके गुण समान होते हैं, जैसे उनके आकार, उनकी आकृति, उनका द्रव्यमान, ठीक है ना, उनका साइज, उनकी शेप और उनका मास यानी द्रव्यमान, ये सारी चीज़ें समान होती हैं अगर तत्व एक ही तत्व के परमाणु, जैसे सोडियम के परमाणु कहीं पर भी हैं, सोडियम के सभी परमाणु एक जैसे होंगे, उनका आकार भी एक जैसा होगा, उनकी आकृति भी एक जैसी होगी, उनका द्रव्यमान भी समान होगा। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। ये कहा था डाल्टन ने। ठीक है, एक ही प्रकार का तत्व, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम के चाहे कितने ही परमाणु हो सारे समान होंगे। क्लोरीन के कितने ही परमाणु हो सारे समान होंगे। कार्बन के कितने परमाणु सारे समान होंगे। ये कहा किसने? डाल्टन ने।
और क्या कहा डाल्टन ने, अगर तत्व अलग अलग हैं तो उनके परमाणु अलग अलग होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। कैसे होंगे? असमान। असमान का मतलब उनका आकार असमान होता है, उनका द्रव्यमान भी असमान होता है। ठीक, आकार और द्रव्यमान इस तरह के गुण क्या होते हैं, उसके असमान होते हैं अगर तत्व अलग अलग हैं तो। समझ में आ गई बात? अलग अलग तत्वों के परमाणु असमान हैं। जैसे सोडियम का परमाणु अलग होगा, मैग्नीशियम का परमाणु अलग होगा। सोडियम के परमाणु का आकार बड़ा होगा, मैग्नीशियम के परमाणु का आकार छोटा होगा। सोडियम का द्रव्यमान कम होगा, मैग्नीशियम का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तत्व अलग अलग हैं, उनके परमाणु अलग अलग होंगे, उनके भार अलग अलग हो जाएंगे, उनके आकार अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा किसने कहा? डाल्टन ने कहा। ठीक है, और क्या कहता है डाल्टन कि परमाणु एक सरल अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक। यौगिक जब बनता है तो यौगिक में तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं निश्चित अनुपात में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। सरल अनुपात में या निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। अनुपात निश्चित होगा, ये ध्यान रखेंगे। और क्या कहा? जो परमाणु होता है उसको नष्ट नहीं कर सकते और परमाणु को बना भी नहीं सकते और परमाणु का रूप भी नहीं बदल सकते। न तो उत्पन्न कर सकते हैं परमाणु को, न नष्ट कर सकते हैं परमाणु को, और न ही एक परमाणु को दूसरे परमाणु में परिवर्तित कर सकते हैं। परमाणु को बनाया या नष्ट व रूपांतरण नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदल सकते, परमाणु को बना भी नहीं सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते और दूसरे तत्व के परमाणु में भी नहीं बदल सकते डाल्टन के अनुसार। और क्या कहता है डाल्टन कि रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें परमाणु भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु केवल अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं परमाणु, लेकिन वो अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, वो केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अपनी पहचान बनाए रखते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का अणु है H2, ये Cl2 से क्रिया कर रहा है। अब रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु भाग लेंगे और ये बदल जाएंगे 2HCl। ये टूट जाएगा परमाणुओं में, ये भी टूट जाएगा परमाणुओं में और बना लेंगे HCl। इसके दो परमाणु हैं यहाँ पर, इसके भी दो परमाणु हैं, तो पहले ये टूटेंगे, ये H इसके Cl से, ये H इस Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा? 2HCl। यानी अभिक्रिया में तो परमाणु भाग ले रहे हैं, लेकिन क्या परमाणु बदले? नहीं। यहाँ हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन का ही परमाणु होगा। एक हाइड्रोजन का परमाणु है, दो हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ दोनों हाइड्रोजन के परमाणु हैं। यहाँ क्लोरीन के दो परमाणु हैं
तो यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 ही परमाणु हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग तो ले रहे हैं, लेकिन केवल क्या होते हैं, वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यहाँ दोनों हाइड्रोजन एक साथ थे, यहाँ दोनों क्लोरीन एक साथ थे, यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ आ गए, क्लोरीन के साथ आ गए। ठीक, पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं और अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। तो ये सारी बातें बताई किसने, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में। ठीक है, क्या बताया, पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बनता है और वो सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, परमाणु। और ये कैसे होते हैं, अविभाज्य होते हैं। तत्व एक है तो उसके परमाणु समान होंगे, उनका आकार भी समान होगा, उनका द्रव्यमान भी समान होगा। तत्व अलग अलग है तो उनके परमाणु भी अलग अलग हैं, उनके आकार भी अलग अलग है, उनके द्रव्यमान भी अलग अलग है। तत्व सरल अनुपात में संयोग करते हैं, जब यौगिक का निर्माण करते हैं तो निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, न ही रूपांतरित किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं लेकिन केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, वो अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये सारी बातें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की हैं। ठीक है बच्चों, हम परमाणु के बारे में पूरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर है 11th केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, वहाँ पूरा डिटेल से हम परमाणु की बात करेंगे। यहाँ केवल जो डाल्टन की थ्योरी है उसको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी है, ये जो सिद्धांत दिया है, इसमें कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं इसकी, उसकी बात करेंगे अभी हम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, क्या कमियां थी, क्या सीमाएं थी, क्या लिमिटेशंस हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। देखो, डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य है। यही तो कहा है डाल्टन ने, परमाणु को क्या बताया डाल्टन ने, अविभाज्य। लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, परमाणु को अविभाज्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि परमाणु उप परमाणुवीय कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं परमाणु में, उप परमाणुवीय कण होते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में तो खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो परमाणु क्या नहीं है, अविभाज्य नहीं है। पहली कमी तो ये हो गई, परमाणु को अविभाज्य नहीं माना जा सकता या अविभाज्य नहीं रखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें उप परमाणुवीय कण, उप परमाणुवीय कण कौन कौन हैं, उप परमाणुवीय कण कौन कौन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु के अंदर। ठीक है, यानी परमाणु क्या नहीं है, अविभाज्य नहीं है। दूसरी बात, ये समस्थानिकों के बारे में नहीं समझा सका, समस्थानिक की व्याख्या नहीं कर सका, समस्थानिकों को नहीं समझा सका। या हम ये कह सकते हैं कि डाल्टन ने क्या कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु हैं तो उनके आकार भी समान होने चाहिए, उनके द्रव्यमान भी समान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तत्वों के अगर समस्थानिक हैं, समस्थानिक होते क्या है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं वो होते हैं समस्थानिक। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग हो सकते हैं, ये नहीं समझा सका कौन, डाल्टन। देखो, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, एक का 2 होता है और एक का 3 होता है। हाइड्रोजन तत्व एक ही है लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान क्या हैं,
अलग अलग हैं, एटॉमिक मास अलग अलग है तीनों के, है ना। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, बाकी परमाणु एक ही तत्व के हैं। जबकि डाल्टन ने क्या कहा था कि एक तत्व के परमाणु हैं तो उनका आकार समान होना चाहिए, उनका द्रव्यमान समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गई, इसकी एक कमी हो गई, यानी ये समस्थानिकों को नहीं बता सका। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान, जिनके परमाणुविक द्रव्यमान अलग अलग है, जिनके एटॉमिक मास अलग अलग है, वो क्या है, समस्थानिक होते हैं। ठीक। तीसरी बात, डाल्टन ये भी नहीं समझा सका। डाल्टन की तीसरी बात क्या बताई थी हमने कि अलग अलग तत्व हैं तो उनके परमाणु अलग अलग होंगे, यानी उनके आकार अलग अलग होंगे, उनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे। लेकिन ये भी बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्यों? देखो, कुछ ऐसे तत्व के परमाणु होते हैं जिनके तत्व तो अलग अलग हैं, लेकिन जिनके द्रव्यमान, परमाणुविक द्रव्यमान, एटॉमिक मास क्या है, समान है। अलग अलग तत्वों के गुण समान हो सकते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुण समान हो सकते हैं, ठीक है ना, समान हो सकते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु। जैसे आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का परमाणुक द्रव्यमान, एटॉमिक मास 40 है और कैल्शियम का भी कितना है, 40 है। तत्व अलग अलग हैं, अलग अलग तत्व के परमाणु, लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या है, समान। ठीक, समझ में आ गई बात। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके एटॉमिक मास समान है, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान है, वो कहलाते हैं समभारिक। क्या कहलाते हैं वो, समभारिक कहलाते हैं। चौथी कमी क्या है इसमें, देखो इसने क्या कहा कि परमाणु को रूपांतरित नहीं किया जा सकता, परमाणु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है, दूसरे तत्व के नाभिक में बदला जा सकता है। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा ही कृत्रिम तत्व बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदल देते हैं नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट, डाल्टन क्या कहता है कि परमाणु सदैव एक सरल अनुपात में संयोग करते हैं। जब यौगिक का निर्माण होता है तो सरल अनुपात में संयोग करते हैं परमाणु, लेकिन जरूरी नहीं है। हमेशा परमाणु एक सरल अनुपात में संयोग नहीं करते हैं, हमेशा परमाणु सरल अनुपात में संयोग नहीं करते हैं। जैसे C12H22O11, ये सुक्रोज का सूत्र है, शर्करा का सूत्र है। इसमें देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ना, वो सरल नहीं है। वो कितना है, 12:22:11। इनका अनुपात सरल है क्या, नहीं है, सरल अनुपात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सदैव सरल अनुपात में संयोग करें ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, डाल्टन परमाणु और अणु में विभेद नहीं कर सका। परमाणु तो बताया उसने, लेकिन अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में डाल्टन ने नहीं बताया। परमाणु और अणु में विभेद नहीं किया किसने, डाल्टन ने। परमाणु व अणु में विभेद नहीं कर सकता, नहीं करता है, या अणु क्या होता है ये नहीं बताता है। कौन, डाल्टन। परमाणु और अणु में विभेद नहीं करता है। नेक्स्ट, परमाणु यौगिक बनाते हैं। क्या कहता है डाल्टन कि परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, लेकिन ये परमाणु जब संयोग करते हैं तो इनके बीच में जो बंध बनता है उसकी प्रकृति क्या है, क्यों परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं और बंध बनाते हैं। तो परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल है उसकी प्रकृति नहीं बताता है। परमाणु के मध्य
आकर्षण बल की प्रकृति नहीं बताता है डाल्टन का सिद्धांत। तो ये सारी कमियां हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। ठीक, पहली कमी, परमाणु अविभाज्य नहीं होता है क्योंकि परमाणु उपपरमाणु कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। समस्थानिकों की व्याख्या नहीं करता है, यानी एक ही तत्व के अलग अलग एक ही तत्व के परमाणु जो है ना, उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, समस्थानिक का मतलब ही यही होता है, तत्व एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो। अलग अलग तत्वों के परमाणु गुण समान हो सकते हैं, जैसे समभारिक, यानी तत्व अलग अलग हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। ठीक है, तत्व हमेशा सरल अनुपात में संयोग नहीं करते हैं। परमाणु अणु में क्या विभेद होता है ये भी नहीं बताता है, और परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल उसकी प्रकृति क्या है ये भी डाल्टन स्पष्ट नहीं करता। तो ये सारी कमियां हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। क्लियर हो गई सारी बातें, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एवोगैड्रो की परिकल्पना। अवोगाद्रो की परिकल्पना क्या है? अवोगाद्रो परिकल्पना। अवोगाद्रो इटली का रसायनज्ञ था और इसने 1811 में अपनी परिकल्पना दी थी, जिसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो परिकल्पना या अवोगाद्रो परिकल्पना। अवोगाद्रो ने क्या परिकल्पना दी थी? देखो ध्यान से समझना है, सुनना है, बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना है केवल। देखो अवोगाद्रो के अनुसार समान ताप और दाब पर ताप और दाब क्या है, समान, और गैसों का आयतन भी क्या है, समान। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये बात कही किसने? अवोगाद्रो ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ताप और दाब क्या है, समान, गैसों के आयतन भी क्या है, समान, और जब आयतन समान है तो अणुओं की संख्या भी क्या है, समान। यह है अवोगाद्रो की परिकल्पना। क्या मतलब हुआ इसका? दो अलग अलग गैसें, जैसे मान लीजिए एक पात्र है ये, दूसरा पात्र है ये, दो अलग अलग पात्र हैं, इसमें गैस भरी हुई है कौन सी, मान लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ गैस भरी हुई है मान लीजिए नाइट्रोजन। यहाँ का ताप भी कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का ताप भी कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का दाब कितना है, 1 atm, यहाँ का दाब भी कितना है, 1 atm। atm वायुमंडलीय दाब होता है। तो ताप भी समान है, दाब भी समान है, और इसका आयतन मान लीजिए कितना है, 1 लीटर, और इस गैस का आयतन भी कितना है, 1 लीटर। आयतन, आयतन किस में लेंगे हम, पता है ना सबको, लीटर, मिलीलीटर, ये आयतन की इकाई है। तो देखो क्या क्या समान है, ताप, दाब और आयतन। यही तो कह रहा है अवोगाद्रो, समान ताप और दाब, ताप भी समान है, दाब भी समान है, और समान आयतन, और आयतन भी समान है। इसका मतलब अणुओं की संख्या भी क्या है, समान। तो इसका मतलब इसके जितने अणु है ना, उतने ही अणु इस पात्र में भी होंगे। मान लीजिए यहाँ हमें पता है कि अणुओं की संख्या मान लेते हैं कितनी है, x है, x अणु है, तो हम समझ जाएंगे तुरंत कि यहाँ पर भी अणुओं की संख्या कितनी होगी, x ही होगी। ठीक, यही है अवोगाद्रो परिकल्पना। ठीक, ताप समान हो, दाब समान हो, और गैसों के आयतन भी समान हो, तो ये निश्चित है कि उनके अणुओं की संख्या भी समान होगी।
ये कहता है एवोगैड्रो। देखो और समझें, मान लीजिए जब ताप, दाब और आयतन समान है तो अणुओं की संख्या समान है। अगर ऐसा मान लें हम, जैसे ये एक दूसरा पात्र है, ताप समान है, यहाँ मान लीजिए आयतन है 1 लीटर, इसमें गैस भर देंगे हम, मान लीजिए ऑक्सीजन। ये दूसरा पात्र है, इसमें गैस भर लेते हैं, मान लीजिए हम कोई दूसरी गैस भर लेते हैं, जैसे CO2 गैस भर दी हमने, ठीक है। और यहाँ आयतन कितना है, 2 लीटर। आयतन यहाँ 1 लीटर है, यहाँ कितना कर दिया, 2 लीटर कर दिया, ठीक। यहाँ ताप और दाब समान है, जितना ताप और दाब इसका है उतना ही ताप और दाब इसका भी है, तो दोनों के ताप और दाब समान है। इसका आयतन 1 लीटर है, इसका आयतन 2 लीटर है। तो मान लेते हैं ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या x है, तो CO2 के अणुओं की संख्या क्या होगी। देखो एवोगैड्रो क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर गैसों का आयतन समान है तो अणुओं की संख्या भी समान है। यहां पर ताप भी समान है, दाब भी समान है। अब इसका आयतन 1 लीटर है, इसका आयतन 2 लीटर है। अगर इसका आयतन 1 लीटर और इसका भी 1 लीटर होता तो अणुओं की संख्या समान थी, लेकिन इसका आयतन 1 लीटर है, इसका 2 लीटर है, इसका मतलब आयतन कितना है, 2 गुना। तो इसका मतलब इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 गुनी। यानी यहाँ अणुओं की संख्या x है तो यहाँ अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2x। ताप दोनों के समान, दाब दोनों के समान, इसका आयतन 1 लीटर, इसका आयतन 2 लीटर। इसका आयतन से ये आयतन कितना है, 2 गुना है। इसका मतलब अणुओं की संख्या जो यहाँ है ना, उससे 2 गुनी संख्या होगी इसमें। होगी नहीं होगी, समझ गए ना। अब जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक गैस हमने ले ली CO2, एक ले ली O2, एक ले ली H2, एक ले ली N2। ताप 25 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, सभी का समान ताप है। दाब सबका समान कर देते हैं, 1 atm सभी का समान है, ठीक। आयतन और अणुओं की संख्या, आयतन मान लेते हैं इसका कितना है, 20 मिलीलीटर। इसका मान लेते हैं कितना है, 40 मिलीलीटर। इसका मान लेते हैं कितना है, 10 मिलीलीटर। इसका मान लेते हैं कितना है, 100 मिलीलीटर, ठीक। यदि इसके अणुओं की संख्या x है तो बाकी के अणुओं की संख्या कितनी होगी। कैसे पता लगाएंगे, एवोगैड्रो के नियम से पता लगाएंगे। कैसे, ताप और दाब समान है, हमने देखा ताप और दाब समान है और आयतन समान है तो अणुओं की संख्या समान होती है। लेकिन यह ताप और दाब समान है लेकिन आयतन समान नहीं है। ताप और दाब समान है, इसका आयतन कितना है, 20 ml, और जब 20 ml आयतन है तो अणुओं की संख्या कितनी है, x है। अब ऑक्सीजन का आयतन कितना है, उसी ताप और दाब पर 40 ml, यानी इसका कितना हो गया, 2 गुना। इसका कितना हो गया, 2 गुना। अगर 20 ml ही होता तो अणुओं की संख्या कितनी होती, x होती, लेकिन 20 से 2 गुना हो गया तो अणुओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। समझ गए। इसी तरह देखो हाइड्रोजन, ताप और दाब समान है, आयतन है 20 की जगह कितना है यहाँ पर 10 ml, आयतन है 10 ml, जो इस आयतन का कितना है, आधा। यानी इसके अणुओं की संख्या x है। अगर इसका आयतन 20 होता तो इसके अणुओं की संख्या भी x होती एवोगैड्रो के अनुसार, लेकिन इससे आधा आयतन है तो अणुओं की संख्या भी इससे क्या हो जाएगी, आधी, यानी x/2। यहाँ देखो नाइट्रोजन का आयतन 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm दाब पर कितना है, 100 ml, तो अणुओं की संख्या कितनी होती है, कितनी होगी बताओ। देखो यहाँ पर 20 ml आयतन है उसी ताप और दाब पर इसका, और जब इसका भी आयतन 20 ml होता तो अणुओं की संख्या x होती, लेकिन चूंकि इसका आयतन इसके आयतन से कितना गुना हो गया, 20 पंजे 100, 5 गुना। इसका मतलब अणुओं की संख्या भी कितनी गुना होगी, 5 गुना होगी। समझ गए।
तो ये ध्यान रखना है। एवोगैड्रो परिकल्पना समझ में आ गई ना सबको। मैंने क्या कहा, समान ताप और दाब पर आयतन समान है, अणुओं की संख्या समान होगी। समान ताप और दाब पर आयतन दुगना हो गया तो अणुओं की संख्या भी दुगनी हो जाएगी। समान ताप और दाब पर आयतन आधा हो गया ना तो अणुओं की संख्या भी आधी हो जाएगी। समान ताप और दाब पर आयतन 5 गुना हो गया ना तो अणुओं की संख्या भी 5 गुनी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अणुओं की संख्या समान होती है जब आयतन समान होता है। अणुओं की संख्या 2 गुनी होती है जब आयतन दुगना हो जाता है। अणुओं की संख्या 3 गुनी होती है जब आयतन 3 गुना हो जाता है, लेकिन ताप और दाब क्या हो, समान। तो क्लियर, एवोगैड्रो परिकल्पना क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, एवोगैड्रो ने परमाणु और अणु में विभेद भी किया। ये बातें बताने के बाद उसने और भी बातें बताई। उसने परमाणु और अणु के अंदर क्या किया, विभेद भी किया था। किसने, एवोगैड्रो ने। क्या कहा, एवोगैड्रो के अनुसार परमाणु, एवोगैड्रो क्या कहता है कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये कहा किसने, एवोगैड्रो ने। परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, या कभी कभी पाया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। सामान्य तौर पर कुछ परमाणु ऐसे होते हैं, कुछ तत्वों के परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जैसे अक्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, ऑर्गन, है ना, नियोन, ये परमाणु के रूप में पाई जाती है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये कहा किसने, एवोगैड्रो ने। और अणु के बारे में क्या कहा एवोगैड्रो ने, देखो, किसी पदार्थ, पदार्थ का मतलब तत्व या यौगिक से है, तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है वो तो क्या है, अणु। और किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वो क्या होता है, परमाणु। ठीक है, सूक्ष्मतम कण जिसका अस्तित्व है वो अणु है। जैसे हाइड्रोजन H2 अणु है। अब हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन जो है ना, उसका सबसे छोटा जो कण है जो स्वतंत्र अवस्था में है वो तो है H2, और हाइड्रोजन का सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं है वो H है। यानी ये तो क्या हो गया, परमाणु, और ये क्या हो गया, अणु। ये तो रहता है स्वतंत्र अवस्था में और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये भी सबसे छोटा कण है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला, और ये भी सबसे छोटा कण है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहने वाला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। ये कहा किसने, एवोगैड्रो ने। ठीक है, अब एवोगैड्रो परिकल्पना के द्वारा कई बातों का पता लगा। देखो, एवोगैड्रो परिकल्पना का उपयोग करके परमाणुकता ज्ञात की गई। क्या ज्ञात की गई, परमाणुकता। परमाणुकता का पता लगाया गया। परमाणुकता होती क्या है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता।
जैसे हाइड्रोजन H2 अणु है, अब H2 अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है? 2। O2 में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 2। तो ये क्या है? परमाणुकता। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही क्या है? उसकी परमाणुकता। इसका पता लगाया गया एवोगाड्रो परिकल्पना की सहायता से। दूसरी बात, इसकी सहायता से यौगिकों के अणु सूत्र भी ज्ञात किए गए। यौगिकों के क्या ज्ञात किए गए? सूत्र पता लगाए गए, अणु सूत्र पता लगाए गए। और क्या पता लगाया गया? इसकी सहायता से गैस का वाष्प घनत्व व अणुभार में संबंध पता लगाया गया। गैस के वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध पता लगाया गया। तो वाष्प घनत्व का मतलब होता है गैस का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, गैस का आपेक्षिक घनत्व उसका वाष्प घनत्व कहलाता है। तो गैस का जो वाष्प घनत्व है और उसका जो अणुभार है, उनमें क्या संबंध होता है, उसको एवोगाड्रो परिकल्पना की सहायता से पता लगाया गया। और क्या संबंध आया? वाष्प घनत्व, किसी भी गैस का जो वाष्प घनत्व है वो बराबर आता है किसके? अणुभार। गैस का जो अणुभार है बटा 2, अणुभार का आधा। ठीक है, वाष्प घनत्व बराबर आता है अणुभार बटा 2। मोलिकुलर मास अणुभार बटा 2, यानी अणुभार का आधा होता है वाष्प घनत्व। या हम कह सकते हैं अणुभार बराबर किसके होता है? 2 गुणा वाष्प घनत्व। अणुभार बराबर हो गया 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये बताया गया, ये पता लगाया गया एवोगाड्रो परिकल्पना की सहायता से। ठीक है, समझ में आ गई सबको एवोगाड्रो परिकल्पना? दोबारा सुनेंगे। एवोगाड्रो के अनुसार समान ताप और दाब पर समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप और दाब पर आयतन 2 गुना है तो अणुओं की संख्या 2 गुनी हो जाती है। समान ताप और दाब पर आयतन 3 गुना है तो अणुओं की संख्या भी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमने पता लगाया था इस एग्जाम्पल की सहायता से। परमाणु और अणु के बारे में बताया। परमाणु छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है सामान्यतः, वो क्या है? परमाणु। और अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो क्या है? अणु है। ठीक है, और एवोगाड्रो परिकल्पना की सहायता से परमाणुकता का पता लगाया जा सका, यौगिकों के अणुसूत्र पता लगाए जा सके और वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध भी पता लगाया जा सका, जो हमें याद होना चाहिए। वाष्प घनत्व बराबर होता है अणुभार बटा 2 या अणुभार बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व के। ठीक है, समझ में आ गया? वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यान से देखोगे, नियमित रूप से देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं हम जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान से सुनना है। ये आपकी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए तो आगे जब हम केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समस्या नहीं आएगी, वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों?